हाँ जी, देखिए ये आधुनिक भारत के इतिहास का पाठ 43 है। इसमें हम पढ़ा रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन, जिस क्रम में हम पीछे के कल के क्लास में बताए हैं रामोशी आंदोलन, व्यायामशाला ना। कल के क्लास में देखिएगा व्यायामशाला का रैंडे एंड एस्टेट की हत्या है। और कल ही बोले थे कि अगला हम लोग पढ़ेंगे मित्र मेला और अभिनव भारत। इसमें हम लोग देखते हैं ये जो है महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं। मित्र मेला ये जो नासिक है, नासिक में था ये 1899 और 19 शतक में, ठीक। ये मित्र मेला का जो गठन किए थे वो किए थे विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर। ये मित्र मेला था क्या, तो ये युवाओं का समूह था। ये क्या था? युवाओं का समूह था जो उग्र राष्ट्रवाद फैलाते थे, ठीक। और ये विनायक दामोदर सावरकर फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते थे और पढ़ाई के दौरान ही ये मित्र मेला नामक एक संस्था बनाए थे जो युवाओं का समूह था और उग्र राष्ट्रवाद फैलाते थे। ये फर्ग्यूसन कॉलेज हम आपको बताए हैं उधर पीछे क्लास में जब हम पढ़ा रहे होंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज में हम बताए थे कि एमजी रानाडे जो हैं वो महात्मा गांधी के दादा गुरु हैं। कैसे बताए थे कि महात्मा गांधी के गुरु हैं कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं कौन? एमजी रानाडे। प्लस एमजी रानाडे तिलक के भी राजनीतिक गुरु हैं। और वही एमजी रानाडे पूना दक्कन सभा की स्थापना किए थे। और वही एमजी रानाडे जो बम्बई के जज भी थे, जिनको भारत का क्या बोला जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है। और वो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किए थे। फर्ग्यूसन कॉलेज हम बोले थे कि जैसे एक पिक्चर है ना गब्बर, आप देखे होंगे अक्षय कुमार का, वो गब्बर जो है उसमें पिक्चर में वो रहता है नेशनल कॉलेज का, और जितने मतलब भ्रष्ट हैं उनको पकड़ कर मार रहा है, और जितने अच्छे अधिकारी हैं वो नेशनल कॉलेज से ही लिंक रहते हैं। ठीक उसी तरह ये फर्ग्यूसन कॉलेज था, क्रांतिकारी विचारधारा और एजुकेशन का हब था ये फर्ग्यूसन कॉलेज। देखिए फर्ग्यूसन कॉलेज से ही निकल रहे हैं कौन? बीडी सावरकर। ये फर्ग्यूसन कॉलेज से ही निकले हैं कौन? अध्यापक थे ढोढो केशव कर्वे ना। मतलब कहीं ना कहीं लिंक आ जाएगा ये फर्ग्यूसन कॉलेज का, जिसकी स्थापना एमजी रानाडे, जो महात्मा गांधी के दादा गुरु कह रहे हैं हम, बात समझ रहे हैं। तो ये फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते थे। यहीं पे तिलक हैं ना, यहीं पे ढोढो केशव कर्वे है, वो आगे हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, तो यहीं पढ़ते थे। ये विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर बंधु कहा जाता है। इनमें 3 भाई थे। पहले गणेश सावरकर, ये बड़े भाई थे। दूसरा विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर जिनको बोलते हैं। तीसरा नारायण दामोदर सावरकर। ये सावरकर बंधुओं में कितने भाई? 3 भाई। क्लियर हो गया ये मित्र मेला? समझ में आ गया? अब जब ये फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते थे, और ये देखिए 1904 में इसी मित्र मेला का नया रिजुविनेट करके नाम परिवर्तन करके अभिनव भारत की स्थापना किए नासिक में 1904 में। अब ध्यान देना, इसी अभिनव भारत का इंग्लिश है यंग इंडिया सोसाइटी। कंफ्यूज मत होना, यंग इंग्लिश हिंदी में भी लिख देगा, यंग इंडिया सोसाइटी इंग्लिश में भी लिख देगा, और उसका हिंदी अभिनव भारत भी लिख देगा। ये तीनों एक ही है, ठीक बात समझ रहे हैं। तो ये अभिनव भारत की स्थापना किए 1904 में। अभिनव भारत क्या था? तो ये एक गुप्त संस्था थी जो युवाओं को क्रांतिकारी प्रशिक्षण देता था। समझ रहे हैं? मतलब हथियार चलाना, क्रांतिकारी विचारधारा फैलाना, लेख लिखना, इस तरह की संस्था थी और ये गुप्त थी। अब ये संस्था मैगजनी की संस्था है। मैगजनी की एक संस्था है तरुण इटली, जैसे तरुण मतलब होता है यंग, इटली, उससे ये प्रभावित थी। यानी कि अभिनव भारत मैगजनी की संस्था तरुण इटली से प्रभावित थी। और
मैगजनी से बीडी सावरकर बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इतना प्रभावित थी कि मैगजनी की जीवनी लिखे हैं ये। बीडी सावरकर ने ही मैगजनी की जीवनी लिखी है, बात समझ रहे हैं। और उसी से प्रभावित होकर ये यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगर यंग इंडिया सोसाइटी की बात की जाए कि स्थापना, तो सावरकर बंधु भी कह सकते हैं, बीडी सावरकर भी कह सकते हैं। 3 आदमी थे, गणेश सावरकर, विनायक सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर। ये है अभिनव भारत। क्लियर हो गया। अब देखिए अभिनव भारत के यहां तक तो हम लोग समझ लिए, ठीक से समझिएगा, यहां तक हम लोग समझ लिए, ये समझ लिए मित्र मेला अभिनव भारत क्या है वो भी समझ लिए। अब अगला देखिए चरण क्या है कि ये किए क्या है अभिनव भारत के अंतर्गत। तो बीडी सावरकर 1906 में लंदन चले गए। अब ये तिलक के सहयोग से, हम बता रहे हैं ना कि फर्ग्यूसन कॉलेज एमजी रानाडे के गुरु हैं, वो एमजी रानाडे गुरु हैं तिलक के, प्लस गोपाल कृष्ण गोखले के भी हैं। यही फर्ग्यूसन कॉलेज हब बना हुआ है, चीजों को कनेक्ट करना, ठीक। तो तिलक के सहयोग से और स्कॉलरशिप दिलाए तिलक किनको, बीडी सावरकर को, कि अरे तुम तेज तराक लड़का है, प्रतिभा दिख जाती है ना, अच्छे जो है आदमी है, प्रतिभा दिख जाती है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, हमको प्रतिभा दिख जाता है कि ये लड़का बहुत दूर तक जाएगा, लंबा रेस का घोड़ा है, वो हम लोग को बुझा जाता है, ठीक। अगर सही में इच्छा है, अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है, चाहिए है, तो आदमी हेल्प भी कर देता है। ठीक उसी तरह तिलक को दिख गया, ये तो लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक। तो इनके सलाह पर और स्कॉलरशिप दिलाए और इनको भेज दिए कहाँ, लंदन, कानून की पढ़ाई करने के लिए। अब जब ये लंदन गए, ठीक, तो लंदन में इंडियन होम रूल की स्थापना 1905 में हो चुकी थी। देखिए 6 में गए हैं, अब 5 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करने वाले हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। स्थापना करने वाले कौन हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। देखिए ये इंडिया हाउस क्या है कि एक घर है, बात समझ रहे हैं, जिसमें भारत से लोग आए तो वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा उक्षा करते हैं। आज भी आप देखिएगा ना कि आप जहाँ से लोग विदेश जाते हैं, बम्बई है चाहे तो छपरा हाउस भी होगा, वहाँ से आप छपरा जाएंगे, कहीं से जाते हैं तो ठहरने के लिए पहले धर्मशाला टाइप का लोग बना देता है, चैरिटी से चलता है, वहाँ छपरा हाउस भी है। किसी गांव का भी लिख कर रखा है, कोपा हाउस ऐसे करके लोग, समौता हाउस बाहर में, मतलब बम्बई में, दिल्ली में ऐसे लोग बना कर रखा है, जो आदमी जाकर वहाँ रहता है, अपना 1-2 दिन ठहरा, ट्रेन है चाहे प्लेन है पकड़ा चला आया। इसी तरह का हाउस बनाकर रखे हुए थे ये श्यामाजी कृष्ण वर्मा लंदन में। यानी कि लंदन हाउस में, इंडिया हाउस में, वो इंडियन जो यहाँ से जाएंगे तत्कालीन तौर पे रह जाएंगे और कहीं कहीं भी रहेंगे, मगर जिसकी जहाँ इच्छा। तो इंडिया हाउस की स्थापना किए थे ये लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा, और यही स्कॉलरशिप देते थे कि भारत के युवाओं जो हैं वहाँ पढ़ने आए, लंदन शिक्षा ग्रहण करें, अंग्रेजों के समकक्ष हो जाएं, उनसे बात विचार करने लायक हो जाएं, उनसे नज़र में नज़र मिलाने के लायक हो जाएं, मतलब उनकी भाषा, उनकी बुद्धि, उनकी क्षमता सीखी जाए। बात समझ रहे हैं। तो इस उद्देश्य से, और यही बीडी सावरकर को स्कॉलरशिप दिए थे। यानी लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा और इधर तिलक के सहयोग से भारत में ये बीडी सावरकर पहुंचे कहाँ, लंदन, स्कॉलरशिप से पढ़ाई करते हुए। ठीक, बात समझ में आ गया, ये बात क्लियर है। अब देखिए इंडिया हाउस में तो चले गए ये बीडी सावरकर, और इंडिया हाउस में रहते हुए उन्होंने 1857 का स्वतंत्रता समर मराठी भाषा में एक किताब लिखी। ये किताब अंग्रेजों के लिए एटम बम है। मतलब अंग्रेज सबसे ज्यादा परेशान हुए ना तो इस किताब से परेशान हुए। ये ऐसी किताब थी कि छपने के पहले प्रतिबंध लगा दिया सब, ये छपे ही नहीं। हॉलैंड में छपा चोरी छुपे, और मैडम भीखाजी कामा के सहयोग से हॉलैंड डच, यानी डच जो हैं वो तो अंग्रेजों के एंटी है ना, शुरू से याद कीजिए पुर्तगालियों का आगमन से। ठीक, तो हॉलैंड में छपा मैडम भीखाजी का। आपको उधर पढ़ाए होंगे कि इस किताब का 4-5 गो एडिशन हुआ, चंद्रशेखर आजाद भी निकाले, भगत सिंह भी निकाले ना। जितनी क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं इसी किताब के मोटिवेशन से हुई है।
मतलब गजब की बातें थीं। 1857 का स्वतंत्रता समर, याद रखिएगा, मूलतः मराठी भाषा में थी। समझ रहे हैं? ये देखिए इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कि क्या था, बौद्धिक क्षमता किस तरह की होगी, किस तरह की विचारधारा उस किताब में होगी कि लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाए, जान देने के लिए। देखो आप थोड़ा सा सोचो, हर कोई जान देता है, हर कोई युद्ध करता है। आपको अगर फैमिली पर, रिलेशन पर, आपके किसी पर वार कोई करे ना, तो आप हिंसक हो सकते हो, हथियार उठा सकते हो, मार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो आपसे रिलेटेड है। मगर सोच को देखो कि हमसे कुछ नहीं है, पूरा देश के लिए मरने के लिए हम तैयार हैं। इस तरह की विचारधारा आज भी बहुत कम लोगों में डेवलप्ड होती है। जितने नेता हैं ना, जितने ये हैं, उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। बीडी सावरकर का है, देखिए इन लोग का क्या इंटरेस्ट है कि पूरा देश है, अपना व्यक्तिगत दुश्मनी तो था नहीं ना जी। ये पता था कि हम लोग कभी भी मर सकते हैं, ये जानते हुए अपने देश पर मरना, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तो लोग अपने व्यक्तिगत के लिए लड़ लेता है, और देश के लिए लड़ना, तो जो भी है नेता आजकल के देखिएगा, कुछ ना कुछ उस सबका व्यक्तिगत इंटरेस्ट होगा, तभी जाकर धरना उड़ना चाहे बन जाना। इन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर भी देश के लिए। तो दो आदमी का सम्मान करना कि या तो जो शहीद हुए हैं अपने व्यक्तिगत अपने आप से उठकर देश के लिए, और आजकल जो सैनिक हैं उनके पास ऑप्शन है दूसरा चॉइस का, फिर भी वो चॉइस किए हैं, जान की बाजी लगाए हैं। बात समझ रहे हैं? तो उनका कभी भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम लोग सुरक्षित हैं। आप समझो बात को। और सब नेता है ना, उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, और लगाएगा तो जान की बाजी नहीं लगाएगा। राजनीतिक पद की लालच है ना, राजनीतिक पद को छोड़ा दीजिए, कहिए कि आमरण अनशन कीजिए कोई नेता को, तो जो आज कर रहा है वो देखिए फेमस है। राजनीतिक मंशा ना रखते हुए पब्लिक के लिए अनशन करे, वैसे वही हैं अभी जो बैठे हुए थे, जिनसे निकल गए केजरीवाल, हाँ अन्ना हजारे। वो राजनीतिक पद नहीं चाह रहे थे, फिर भी उनमें थोड़ा सा था, तो पॉपुलैरिटी देखिए आप। और जितने नेता हैं नहीं है, मगर इन लोग का भी देखिए ना, गजब की है, जानते हुए कि भी मरेंगे। अब व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, तो ये लोग बहुत महान लोग थे। अब इंडिया हाउस में रहते ये काम कर दिए, बात समझ रहे हैं। दूसरा काम ये क्या किए कि बीडी सावरकर मिल गए, ये देखिए इस टाइप के आदमी से, क्रांतिकारी विचारधारा। बीडी सावरकर की मुलाकात इंडिया हाउस में श्यामाजी किशोर वर्मा से तो हो ही जाएगी, क्योंकि इंडिया हाउस के वही स्थापना किए हैं। लाला हरदयाल जो गदर पार्टी के संस्थापक हैं, अजीत सिंह ये भगत सिंह के चाचा हैं, मदन लाल ढींगरा, इन लोगों से मुलाकात होती है बीडी सावरकर की। समझ रहे हैं? और मुलाकात के बाद ये लोग करते क्या हैं इंडिया हाउस में रहते हुए कि क्रांतिकारी विचारधारा फैलाते हैं और रखते हैं पत्र पत्रिकाओं और लेखों के माध्यम से, प्लस हथियार भी सप्लाई करते हैं इंडिया को, मतलब भारत में जो उनकी संस्था थे। ये लोग ये काम करते थे, दो काम करते थे, क्रांतिकारी विचारधारा फैलाते थे, ठीक, लेख के माध्यम से बताते थे कि अंग्रेज किस प्रकार से अत्याचार करते हैं। तो जो भारतीय थे, भारत के प्रति उनमें श्रद्धा भक्ति थी, वो इनसे जुड़ते जाते थे, प्लस क्रांतिकारी घटनाएं भी करते थे। अब इस चीज की खबर जो है ना अंग्रेजों को लग गई, तो उस समय तत्कालीन एक कर्जन वाइली था। ये कर्जन वाइली तत्कालीन उस समय का जो सचिव था, भारत सचिव, उसका ये बॉडीगार्ड था। कर्जन वाइली भारत सचिव का बॉडीगार्ड था। ये सब लंदन की बात हो रही है, ठीक। और ये इंडिया हाउस की जासूसी करता था और जाकर बताता था। यानी कर्जन वाइली जो उस समय भारत सचिव का बॉडीगार्ड था, इंडिया हाउस का वह जासूसी करता था, अंग्रेजों को सूचना प्रदान करता था कि इंडिया हाउस में इस तरह की बातें हो रही हैं, ठीक। ये बात को पता चल गया इन लोगों को कि ये कर्जन वाइली ही है जो इधर से उधर खबर कर रहा है। इसको मारने का प्लान बना लिए कौन? बीडी सावरकर। एकदम प्लान रेडी कर लिए कि इस तरह से इसको मार दिया जाएगा। एकदम बात समझ रहे हैं? यही क्रांतिकारी विचारधारा कि ये ऐसा कर रहा है। तो बीडी सावरकर ने इसको मारने का प्लान बना लिया लंदन में।
और मदन लाल ढींगरा ने इनकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा ने किसकी? करजन वायली की हत्या कर दी। ये घटना हुआ 1 जुलाई को और 16 अगस्त को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दिया। देख रहे हैं, देरी नहीं कर रहा है अंग्रेज, टॉलरेट नहीं कर रहा है। और न्याय मतलब जांच परख भी बहुत सारा नहीं। आज देखिए हम लोग यहाँ फांसी देने में तो समझ रहे हैं, फिर भी वो अलग अलग प्रक्रिया है, मगर 16 अगस्त को मदन लाल ढींगरा की फांसी हो गई। ये घटना यहाँ हो गई। अब यहाँ से स्टार मारे हैं हम, ठीक, ये स्टार लेकर आए हैं यहाँ पे, ठीक। ये चीज यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। ये घटना हो गई लंदन में, बात समझ रहे हैं। अब एक घटना होगी भारत में। जब ये अभिनव भारत जो था, बीडी सावरकर लंदन चले गए, तो ये तो भाई थे 3, तो अभिनव भारत का बागडोर किसके पास रहेगा जी? तो इनके भाई थे गणेश सावरकर, यही संचालन करते थे। यानी एक भाई चले गए बीडी सावरकर लंदन पढ़ने के लिए, और दूसरे जो बड़े भाई थे वो संचालन कर रहे थे अभिनव भारत की, और भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं होती थी उसका वो संचालन करते थे। अब इसी में एक घटना बहुत फेमस है, नासिक षड्यंत्र। क्या है घटना? नासिक षड्यंत्र भारत में हुआ 1909 में। 1909 में भी यही। और थोड़ा सा सोचिए कि ये घटनाएं 1909 में ही क्यों हो रही है, आप सोचो। हाँ, मार्ले मिंटो सुधार आया है, जिसमें क्या है, वो हिंदुओं और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि अंग्रेज जो थे भारतीयों को बांट कर शासन कर रहे थे। एक तरह से राजनीतिक रूप से फोड़ रहे थे, दूसरी तरफ से बता रहे हैं कि हम आपका भलाई कर रहे हैं। एक को प्रोत्साहन कर रहे हैं, एक को डिग्रेड कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। इसीलिए ये घटनाएं कनेक्ट कीजिएगा कि 9 में ये घटना हुआ, फिर नासिक षड्यंत्र हुआ, आगे भी पढ़िएगा ना तो 8-9 में होगा। और इस समय ध्यान दीजिए, बंगाल विभाजन हो चुका है, जिससे बहुत लोग आहत हैं। कोई भी घटना अचानक से नहीं हो रही, ऐसे थोड़े है कि ये क्रांतिकारी घटनाएं हो रही है। अंग्रेजों के भी तरफ से तो देखो, बंगाल विभाजन हुआ है, उसमें बहुत सारा, उस समय देश का माहौल अलग है, सब लोग कपड़ा जला रहा है, वस्त्र जला रहा है, बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। उसी दौरान की ये घटना है, उस समय ये क्रांतिकारी घटनाएं हो रही है। मतलब एक माहौल देख रहे हैं। अंग्रेज भी सब इससे चिंतित है कि एक तरफ तो बहिष्कार आंदोलन चल रहा है, उस समय गांधी जी नहीं है, ध्यान देना, इस समय गांधी जी अभी है ये नहीं है, हाँ, वो दक्षिण अफ्रीका में है। तब ये भारत में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ठीक। अब मामला क्या था कि मामला 20 ब्राउन पिस्तौल, ठीक, प्लस कारतूस इंडिया हाउस का रसोईया चतुर्भुज अमीन लेकर आया भारत। यह घटना हो जाने के बाद देख रहे हैं, क्योंकि इसी घटना का तो पता करजन वायली चला था ना, तो इंडिया हाउस का रसोईया था चतुर्भुज अमीन। ये 20 ब्राउन पिस्तौल और प्लस कारतूस लेकर इंडिया आया और इंडिया हाउस के सदस्यों को अभिनव भारत को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? अभिनव भारत को। अब इंडिया हाउस में आ गया। अब भारत में क्या मामला था कि एक जज था मिस्टर जैक्सन। ये मिस्टर जैक्सन जो जज था, भारत के क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही बदनाम जज था। ये करता क्या था कि जहां सुनता था ना कि क्रांतिकारी है, कड़ी से कड़ी सजा देता था, फांसी की सजा देने में भी देर नहीं करता था। मतलब कुछ तर्क हो आ गया कि क्रांतिकारी घटना है, हार्ड से हार्ड सजा, एकदम बदनाम डर था ये सब, कि क्रांतिकारी सुनते कि ना होता है भनक जाए, इसी टाइप का ये जज था। इसको मारने का प्लान बनाया लोग कि इसको मारेंगे, ठीक, क्योंकि ये क्रांतिकारियों का एकदम ना सुन रहा है, ना हमारे बातें सुन रहा है, एकदम ये कर रहा है। तो अभिनव भारत के सदस्यों ने मिस्टर जैक्सन के मारने का प्लान बना लिया। अब इसकी हत्या लक्ष्मी अनंत कनहरे ने कर दी। लक्ष्मी अनंत कनहरे यहां दिखाए हैं, यह हत्या लक्ष्मी अनंत कनहरे। हत्या तो हो गया, इस हत्या के केस में 37 लोगों पर केस चला। ये भी पूछता है, टोटल 37 लोगों पर केस चला और 3 लोगों को फांसी दे दिया सब। इसमें एक थे लक्ष्मी अनंत कनहरे,
इनको फांसी दे दिया, गोपाल जी कृष्ण कर्वे इनको भी फांसी दे दिया, और विनायक नारायण देशपांडे इनको भी फांसी दे दिया। ये तीनों लोगों को फांसी दे दिया। 37 लोगों पर केस चला मिस्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में। बात समझ रहे हैं? और जांच में पता चला कि सब खेला का मास्टरमाइंड तो लंदन में बैठा हुआ है, विनायक दामोदर सावरकर। जब ये नासिक षड्यंत्र हुआ था तब तो वो लंदन में थे, समझ रहे हैं? तो जांच ओच में पता चला कि मास्टरमाइंड विनायक दामोदर सावरकर लंदन में है, इंडिया हाउस में। वहां से इनको अरेस्ट किया और लेकर आया भारत। अब भारत ये लेकर आया ना, तो देखिएगा एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक, जैसे महात्मा गांधी वाला। महात्मा गांधी से पूछता है, देखिए कहाँ कहाँ घुस कर क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से कहाँ जा रहे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हैं? डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे। जैसे यहाँ से हम कहें कि छपरा से हम सोनपुर जा रहे हैं, तो हमारा टिकट कहाँ से है? छपरा से सोनपुर। उसी तरह उनका टिकट कहाँ से कहाँ तक था? डरबन से विक्टोरिया। अब बीच में घटना हो गई, उनको ट्रेन से निकाल फेंक दिया गया। तो वो जगह का क्या नाम है? मॉरिसबर्ग। यानी डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे और मॉरिसबर्ग एक स्टेशन पर उनको फेंक दिया गया। जैसे ठीक उसी तरह हम छपरा से सोनपुर जा रहे हैं और नया गांव को हमको फेंक दिया, इसी तरह का। ठीक ऐसे ही घटना हुई। जब ये लेकर आ रहे थे ना, इनको अरेस्ट कर लंदन से, तो पानी की जहाज से लेकर आ रहे थे। पानी का चित्र बनाए हुए जहाज है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पानी की वो कौन सी जहाज से लेकर आ रहे थे? तो मोरिया नामक जहाज से। 1910 9 में तक घटना हो गई है। ये लेकर आ रहे थे ना, तो ये हुआ क्या कि एक बंदरगाह के पास ये जहाज को लगाया हुआ था सब। उस जहाज पर से छलांग लगा दिए और छलांग लगाकर हेग पहुंच गए। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय मामला है। देखिए अंग्रेजों सब और फेर में पड़ गया कि लेकर आ रहे हैं हम इस जहाज से, ठीक, मोरिया नामक जहाज से, लगाया स्टेशन, लगाया बंदरगाह पर, वहीं से वो जहाज से छलांग लगाकर हेग पहुंच गए। अब ये हेग वाला कह रहा है कि हम नहीं देंगे। बात विचार करने के बाद इनको अंग्रेजों को सौंपा, इनको, समझ रहे हैं? तो वो पूछता है क्वेश्चन कि किस बंदरगाह पर? तो बंदरगाह का क्या है? मोरसेले बंदरगाह। यानी ये मोरिया नामक जहाज से आ रहे थे, मोरसेले नामक बंदरगाह पर रुका हुआ, वहीं से छलांग लगाकर, और छलांग लगाकर कहां पहुंच गए? हेग। मतलब अपने हिसाब से कोशिश किए। वहां से ये हेग से अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया। वहां से इनको फिर बात विचार करके भारत लाया सब, और भारत लाकर 1911 में आजीवन कारावास दे दिया और सेलुलर जेल, जो अंडमान निकोबार, जिसको काला पानी कहा जाता है, वहां भेज दिया 1911 में, ठीक। 1911 में वहां तक रहे। फिर 1920 में ये पटेल तिलक के प्रयास से रिहा हुए 1921 में। 1921 में रहते हुए फिर इनको नज़रबंद कर दिया। 3 साल के लिए रत्नागिरी जेल में नज़रबंद कर दिया। बात समझ रहे हैं? मतलब सेलुलर जेल से तो ला दिया, मगर रत्नागिरी यही महाराष्ट्र में पड़ता है, उस जेल में रखा। पूछता है क्वेश्चन, और 3 साल तक इनको नज़रबंद रखा। और वहीं पे रत्नागिरी पर रहते हुए इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की और एक बुक लिखी थी, हिंदुत्व पुस्तक, जिन्हें इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की। इस तरह से हम लोगों ने देखा विनायक दामोदर सावरकर का योगदान भारत की क्रांति और भारत की राजनीति में। रहने देते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा, तब समझ में